my YouTube channel @Chem with Vishali. So this is the first video of my channel and today I am going to start organic chemistry. ओके सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है हमें ये पता होना चाहिए, कहां से इसकी शुरुआत हुई और इसकी केमिस्ट्री हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एंशिएंट टाइम से डेफिनेशन चली आ रही है वो ये है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, लिविंग सिस्टम्स। लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी हम बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं या हम इनटेक करते हैं वो सब कार्बन कंटेनिंग है। लाइक आप एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन हैं, इस सब के अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। और इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और ये लिविंग सिस्टम से रिलेटेड है इसलिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में रखा गया। एंड इसकी सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहां से हुई थी, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वुलर, जिन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत की थी। इन्होंने एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था, यूरिया। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट NH4 पॉजिटिव OCN इससे सिंथेसाइज किया गया था और इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CONH2। ठीक है, और उस टाइम पे ये देखा गया कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इसमें कार्बन के साथ साथ और एटम्स प्रेजेंट है, लाइक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च थी उस टाइम पे और एक मतलब बहुत बड़ा चेंज लेके आई। उसके बाद से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई। जैसे जैसे नए कंपाउंड सिंथेसाइज हुए, न्यू सिंथेसिस हुई, उस टाइम पे क्या किया गया, वहां पे पता चला कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ही स्टडी नहीं होती है, इसमें जो आपका कार्बन है वो लिंकेज शो करता है, कोवेलेंट लिंकेज। कार्बन हैव कोवेलेंट लिंकेज। किसके साथ होता है कार्बन का कोवेलेंट लिंकेज, जैसे आप यहां पे भी देख सकते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 3 हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हैं और इसके अलावा आपके हैलोजेंस, सल्फर एक्सेट्रा। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को चेंज करके फिर ये कर दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो वो सिर्फ कार्बन की स्टडी नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है और उनके डेरिवेटिव की स्टडी है। तो अब जो न्यू डेफिनेशन आप पढ़ोगे वो क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ hydrocarbons and its derivatives। अब हाइड्रोकार्बन जैसे वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोकार्बन मींस इसके अंदर 2 एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसके डेरिवेटिव मतलब कार्बन हाइड्रोजन चेन तो रहेगी ही रहेगी, उसके डेरिवेटिव्स में उसके साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री को क्या नाम दिया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब सिर्फ आप इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके डेरिवेटिव्स की भी स्टडी करते हो। ठीक है, तो अब हम पहले ये देखेंगे कि कोवेलेंट लिंकेज, जैसे मैंने यहाँ नाम लिया कि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, तो कोवेलेंट लिंकेज कहां से आया। ठीक है, किस और कोवेलेंट के अलावा और कौन कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं जो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे आपकी जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें क्या क्या क्लासिफाइड है, देखो हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास 3 क्लासेस है मेन। कौन कौन सी, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। ठीक है,
ये आपका सैचुरेटेड में आता है और ये अनसैचुरेटेड में। ये क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो हम सब यहाँ पे पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। और डेरिवेटिव्स में आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सब आते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हेलोजेंस हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर में भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कार्बन में आपका जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले उसको समझने से पहले हमें एटम का नॉर्मल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फिर हम उसको कार्बन से रिलेट करेंगे। तो आपने क्या देखा है कि जो एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने ये देखा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसके अराउंड शेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है, इन बिटवीन आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाहर जो शेल्स हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कोई भी एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, उसका रीजन ये है कि जितने प्रोटॉन्स आपके इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। लेकिन जो आपके आयंस होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो मतलब न्यूट्रल एटम जितने ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स को आप रिमूव नहीं कर सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है, और बहुत ही इनर मोस्टली प्रेजेंट है, इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो आउटर शेल वाले वो रिमूव किए जा सकते हैं। आपने प्योरिटी में कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए देते हैं वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, अगर उसको उसकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरत है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और अगर उसको जरूरत नहीं है, हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी देनी पड़ती है। ये सब कॉन्सेप्ट हम पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हैं। यहां हमें सिर्फ इतना समझना है आयंस कब बनते हैं, जब देखो आपके पास मान लो कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, सोडियम है, इसमें क्या है 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव बनता है। क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या है 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो 10 प्रोटॉन है वो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर पाएंगे, बाकी का बचा हुआ एक प्रोटॉन, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज भी ऐसे ही बनते हैं कि मान लो क्लोरीन है, इसके पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि अब इसके पास क्या होगा 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस टाइप से आपके कैटायन और एनायन बनते हैं। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एनायन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये तो था आपका कुछ जर्नल स्ट्रक्चर जो हमें एटम का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन शेल्स की, ठीक है, तो एटम्स न्यूक्लियस के पास जो भी ये बाहर शेल्स प्रेजेंट है, इनको भी नाम दिया गया था, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है, KLMN, ठीक है। ये एक स्पेस को बताती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड कौन से स्पेस में प्रेजेंट है, उसको हम नंबर ऑफ शेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के ये वाली जो आपकी फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल होगी उसको के शेल बोलते हैं, और उसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट को एल बोलेंगे। अगर मैं उससे भी एक और बाहर बना दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एम शेल बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और उनके लिए एन की वैल्यू डिफर करती है। ये क्या है आपकी नंबर ऑफ शेल्स। फिर ये शेल्स फर्दर सब डिवाइडेड होती है सब शेल्स में। अगर आपको किसी भी एटम के अंदर या किसी भी उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स पता है, तो आप उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। कैसे,
2n स्क्वायर से। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, जैसे मुझे फर्स्ट के अंदर निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे ओवरऑल 2। ठीक है, तो मतलब जब आपका n इज इक्वल टू 1 है तो उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसको हम अब अप्लाई करके देखते हैं। देखो, जो आपकी शेल्स हैं वो सब शेल में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा 11th में, एक कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यूज हैं वो n-1 से शुरू होके और 0 तक जाती हैं। ठीक है, मतलब L कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली है तो L की वैल्यू 0। ठीक है, n की वैल्यू 2 ली है तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 2 - 1 1 हो सकती है और एक 0 हो सकती है। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 1 एंड 0। ठीक है, और इन्हीं L की वैल्यू के बेस पे सब शेल्स को भी नाम दिए गए हैं। अगर आपके पास L की वैल्यू 0 है तो सब शेल होगी S, अगर 1 है तो P, 2 है तो D और 3 है तो F। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ आपके पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है। ओके, और यहां पे क्या है, 2s और 2p। अब मैंने नाम लिया जैसे ऑर्बिटल्स, तो आपको ऑर्बिटल्स कैसे पता चलेंगी कि एक सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो होती है ml से ले ml माइनस L2 लेके प्लस L तक। ठीक है, तो देखो अगर L 0 है तो आपका जो m होगा वो भी 0 हो जाएगा। अगर L 1 है तो m की 3 वैल्यू हो सकती है, -1 0 और +1। ठीक है, तो मतलब L सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे और L वाला किसका है, P का, तो मतलब P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ही मैं D पे लगाऊं तो D पे 5 आएंगी, -2 -1 0 +1 +2। तो इसके अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हो गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ m, यहां होगा सिर्फ 1 जिसकी वैल्यू होगी 0, यहां होगा -1 0 +1, मैं नंबर में इसको इंडिकेट कर रही हूं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो अब आपको फिर नेक्स्ट आया था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन ये बोला गया कि ना एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन सिर्फ +1/2 या -1/2 ही हो सकती है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इस ऑर्बिटल में बात करूं तो सिर्फ 2 ऑर्बिटल। ठीक है, तो जब आपके पास n1 था, सिर्फ एक ही s ऑर्बिटल थी, तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो मैंने यहाँ फॉर्मूले से भी आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इसके पास क्या है, 2s भी है और 2p भी है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। तो आप ये फॉर्मूला इस पे भी लगा के देख सकते हो, यहां से आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। चाहे आप ओवरऑल यहां से कंक्लूड करो या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी स्पिन की, कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनकी स्पिन हमेशा इन्वर्ट होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है, उसके लिए आपके पास 3 रूल्स हैं। सबसे पहला है उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसने ये बताया था कि अगर एक ऑर्बिटल में कभी भी ना 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर हैव all the 4 सेम क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कभी भी चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। लाइक मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। ठीक है, 1s ऑर्बिटल है ये, तो इसके लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की भी 0, और s की वैल्यू देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 है तो दूसरे के लिए हमेशा ही क्या रहेगी, -1/2 रहेगी। तो बाकी सब कुछ भले ही सेम था लेकिन स्पिन अलग हो गई। तो फर्स्ट पॉली एक्सक्लूजन ने यही बताया था। नेक्स्ट आता है आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसने ये बताया था कि अगर आप कोई ऑर्बिटल फिल करते हो, जैसे मुझे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मुझे 2p3 फिल करना है, तो पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, देन उनकी पेयरिंग शुरू होगी इस टाइप से।
अगर 2p4 भरना है, मतलब देखो 2p3 को हम ऐसे भर सकते हैं या कोई ऐसे भर दे, ठीक है। तो उसने बोला कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड होने चाहिए। रीजन था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हम निकालते हैं 2s+1 से। तो एस यहाँ पे क्या है, स्पिन है। देखो यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 कंसीडर की जा सकती है, तो 2 × 3/2+1 कितनी आ गई ओवरऑल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4। और यहाँ पे देखो इसकी +1/2 तो इसकी -1/2, तो ओवरऑल स्पिन अगर मैं निकालूंगी तो सिर्फ इसकी +1/2 ही कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करना है। तो 2p3 को अगर हम ऐसे फिल कर रहे हैं तब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आ रही है। इसलिए हंट्स रूल ने यही बोला था कि आपको पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड करने हैं, देन पेयरिंग शुरू करनी है। फिर लास्ट था आपका ऑफ-बोस प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल ने क्या बताया आपको कि आपको ना हमेशा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल करने हैं। जैसे देखो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। अब आप ये सोचोगे 3p के बाद तो 3d आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आता है 4s, फिर 3d आता है। अब इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ओप्पो प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि इंक्रीजिंग एनर्जी में भरना है, और एनर्जी निकलती है n+l रूल से, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी निकाली मैंने, कितनी आई, 1 + 0, s के लिए 0 होती है ना l की वैल्यू, तो यहाँ हो गई 1, ठीक है। यहाँ कितनी हो गई 2, यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे भी 3। अब देखो 2p और इसकी तो सेम आ गई, तो यहाँ पे हम कैसे कंक्लूड करेंगे, अगर n+l की वैल्यू सेम है तब आप क्या करोगे, हायर एन लोअर एन वैल्यू देखोगे, जिसकी लोअर एन वैल्यू है वो पहले आएगा, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होगी। फिर हम आते हैं 3p पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4, इसकी भी 4, तो यहाँ पे वही बात आ गई, एन की वैल्यू इसके लिए छोटी है, लेकिन देखो यहाँ पे आ गया 5, तो ये यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि हम पहले 3 को फिल करते, पर ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बाद में आएगा। इसीलिए आपके पास जो पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है कि आर्गन के बाद आप 4s1 फिल करते हो, ना कि 3d1। 3d स्कैंडियम से शुरू होता है, ठीक है। तो जब 4s कंप्लीटली फिल हो जाता है तब हम 3d की फिलिंग करते हैं। तो ये तीनों रूल्स थे जिसने हमें ऑर्बिटल्स की फिलिंग की, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं वो सिखाया, ठीक है। देन हम उसके बाद आते हैं कि किस किस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से हैं, हमने यहाँ पे देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हमें टाइप ऑफ बॉन्ड देखने पड़ेंगे उससे पहले कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपके पास आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और देन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, पर हमें ऑर्गेनिक के लिए थोड़े से इसके नीड है, तो हम इसको बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कब होता है, जब आपके पास क्या हो, किसी भी दो एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। एक एटम कैसा है कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल है, और एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके। हमें पता है इसके आउटर में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये आर्गन जैसा हो जाएगा, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देके किसके जैसा हो जाएगा, नियोन जैसा। तो Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन नियोन जैसी, और Cl नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसी। दोनों नोबल गैसेस में चले गए ना, इसलिए Na क्या करता है, Cl को अपना इलेक्ट्रॉन देके खुद तो Na पॉजिटिव बन जाता है, और ये इसको Cl नेगेटिव बना देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ डोनेशन हुई है, ओके। आपको मान लो कोई भी चीज की जरूरत है, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो दे रहा है, भले ही उसको उस चीज की जरूरत नहीं थी, उसके पास तो एक्स्ट्रा थी, उसने फिर भी दी, तो हमारा ये है ना कि उसके साथ कोई ना कोई लिंक हमेशा रहता है। तो यहाँ पे वही अट्रैक्शन है कि सिर्फ एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक तो आयंस ऐसे हो गए कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, दूसरा इन्होंने आपस में एक दूसरे को की हेल्प की है, इसने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया और इसका भी कंप्लीट हो गया आफ्टर डोनेशन। तो अब इनमें एक इंटरेक्शन सेटअप हो गई, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आपका कोवेलेंट होता है। अब कोवेलेंट देखेंगे, कोवेलेंट में क्या होता है, जैसे देखो मुझे बनाना है CH4, पहले मैंने कार्बन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, 4 होते हैं इसके वैलेंस शेल में,
फिर बनाया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 1 होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको तो डुप्लेट कंप्लीट करना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन ही ऐसा है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, या हाइड्रोजन जैसे जो एटम होते हैं जैसे लिथियम होता है, ठीक है। तो इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर ये देगा तो नहीं, क्योंकि उससे कम ये जाएगा तो इसके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, और कार्बन भी नहीं देगा क्योंकि उसके पास 4 तो है ना, उसको 4 चाहिए, तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाती है। अब इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इसके ऑक्टेट में पहले क्या था, इसके जो आउटर मोस्ट थे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने हो चुके हैं, 5, ठीक है। फिर ये एक और हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो 6, नेक्स्ट के साथ बनाया 7, और इसके साथ बनाया तो 8, ठीक है। तो इस टाइप से कोवेलेंट लिंकेज होता है। अब क्या है, दोनों शेयरिंग में, कोई भी नहीं जाना चाहेगा, जो भी जाएगा उसी वही अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी बॉन्डिंग होती है तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि आयनिक कब बनेगा और कोवेलेंट कब बनेगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, ठीक है। लिथियम से शुरू करें तो 0.1, फिर 1, फिर 2, ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की देखें तो 3.5, और नाइट्रोजन की होती है 3, ठीक है। तो जितना ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना, जैसे देखो लिथियम और फ्लोरीन में कितना डिफरेंस है, 0.35 का डिफरेंस, 3.5 का डिफरेंस है ना। तो इसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन में देखें तो कार्बन की होती है 2.5, कार्बन और हाइड्रोजन में सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। तो ये बॉन्ड आपका क्या है, नॉन पोलर होता है, मतलब पोलैरिटी है पर बहुत ही कम है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के हो सकते हैं आपका, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ठीक है। देखो जब मैंने बताया कि इतना ज्यादा डिफरेंस है 1.9 से, जब डिफरेंस ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तब आपका हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर इससे कम है तो आपका उसके अंदर कुछ कुछ आयनिक करेक्टर तो है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके। और जो बहुत ही ज्यादा कम हो तो वो बॉन्ड आपके कैसे हो जाते हैं, नॉन पोलर, जैसे CH है, Br है, बिल्कुल डिफरेंस ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, Cl है। तो इस टाइप के बॉन्ड्स आपके नॉन पोलर होते हैं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिटिल बिट भी है तो वहां पे थोड़ी बहुत पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। देन आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी क्या होता है आपका, कि इसमें भी होती तो शेयरिंग ही है, लेकिन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना यहाँ पे, वो इसमें एक ही एटम से आते हैं। लेकिन जैसे मैं बात करूं, आपके पास एक है NH3 और एक है BF3, ठीक है। इसको हम प्रॉपर स्ट्रक्चर से समझेंगे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यहीं समझ आ जाएगा। कैसे करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हुआ 2s2 2p3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ना, पहले अगर कोई भी हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल अवेलेबल है और आपको ज्यादा बॉन्ड बनाने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो सकते हैं, पर यहाँ क्या है, हमें 3 ही बॉन्ड बनाने हैं और 3 अनपेयर्ड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि उसके ऊपर एक तो नॉन बॉन्डेड पेयर होगा और 3 उसके पास बॉन्ड बने हुए होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आपके नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। हम हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास एक ऑर्बिटल अलग एनर्जी का है और एक ऑर्बिटल, ये बाकी के 3 अलग के हैं। तो क्या होता है, जब भी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होती है, पहले सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ना यहाँ पे ना आपका कोई भी ऑर्बिटल प्योरली s और प्योरली p नहीं है, सारे कैसे आपके sp3 हैं, ठीक है। वो हमेशा अपनी एनर्जी को पहले इक्वल करते हैं तब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और यही चीज अगर मैं बोरॉन में एक्सप्लेन करूं तो बोरॉन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट से अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको 3 बॉन्ड बनाने थे, तो यहाँ पे इसने एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है। बॉन्ड तो इसने 3 बना लिए,
जितने इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। पर बॉन्ड बनाने के पास अभी भी इसके पास क्या हो गया, वैकेंट पी ऑर्बिटल रह गया। देखो जितने बॉन्ड बनते हैं ना उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन होती है, चाहे उसमें नॉन बॉन्डेड भी पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं करता। तो यहाँ पे आपका एस और 2p कर रहे हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो ये वाला ऑर्बिटल जो वैकेंट है ये प्योर p ऑर्बिटल है। ओके, और इस ऑर्बिटल के अंदर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसी के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है, और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है उसको हम लेविस एसिड बोलते हैं। जो एक्सेप्ट कर सकती है, जरूरी नहीं है ये एक्सेप्ट करेगा, पर ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है। ये लेविस एसिड हो गया, और जो डोनेट करता है लोन पेयर को वो लेविस बेस। ये पहले भी स्टेबल था क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही था ना, 6 तो बॉन्डेड में हो गए और 2 ये हो गए इसके पास। इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन फिर भी इसको जब BF3 को जरूरत थी तो ये उसको देके और उसके साथ एडक्ट बना लेता है। तो ये इसको प्रॉपरली नहीं दे रहा, बस इसके साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है कि उसके पास कमी है और हम दोनों शेयर कर लेते हैं भले ही दोनों उसके, पर वो उसके साथ शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, देन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लास्ट है ये आज की क्लास का, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आपके पास, वैसे तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि पहले ऑर्बिटल्स आपके सेम एनर्जी के होते हैं, उसके बाद वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करती है, ठीक है। लेकिन हमें अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कार्बन जनरली 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2 और sp। जब उसके 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने CH4 में बताया था, यहाँ पे चारों सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, तो ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। जब उसके पास 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जब 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि पाई वहां पे प्रेजेंट ही हो, पाई में भी प्रेजेंट और पाई में नॉट भी, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर कार्बोकेटाइन है, सिर्फ 3 सिग्मा है, 4th बॉन्ड है ही नहीं, तब भी यहाँ पे क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इस केस में भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा कि 3 सिग्मा है और 1 पाई है, ठीक है। तो पाई का होना ना होना हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, आपकी हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है। तो हम ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। और यहाँ पे आप एस करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ोगे। तो ये आज की क्लास में आपका इंट्रोडक्शन था, कल से हम अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट शुरू करेंगे। अगर कोई भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।